जी हजरत, पॉइंट नंबर 18, टॉप मैनेजमेंट स्लैश सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज लेफ्ट द कंपनी वेरी क्लोज टू द बैलेंस शीट डेट। ठीक है जी, जब बैलेंस शीट डेट आती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पर प्रेशर आता है, एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं, अक्रूवल्स की एडजस्टमेंट्स हैं, प्रोविजंस की एडजस्टमेंट्स हैं, चीजें रिकंसाइल हो रही होती है, प्रेशर टाइम होता है। उस टाइम सीएफओ का, सीनियर मैनेजर फाइनेंस का, डायरेक्टर फाइनेंस का रोल बड़ा अहम होता है, क्योंकि उस टाइम आपके अकाउंट्स फाइनलाइज हो रहे होते हैं, फाइनलाइजेशन स्टेज में होते हैं। उस टाइम अगर कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट के की लोग हैं, जो फाइनेंस के की लोग हैं, जिनमें सीएफओ है, डायरेक्टर फाइनेंस है, हेड ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है, डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं जो डिफरेंट कंपनी में इस्तेमाल होते हैं, अगर उस टाइम वो बंदा अवेलेबल नहीं है, वो छुट्टियों में चला गया, वो भाई जून 30 तुम्हारा बैलेंस शीट डेट है और कंपनी का सीएफओ कह रहा है जी मैं तो उम्रे में जा रहा हूं जी, या मैं दुबई जा रहा हूं, ठीक है जी, तो भाई मुझे बताएं कि पीछे डिपार्टमेंट का क्या हल होगा। उस केस में क्या रिस्क है, आए पड़ते हैं जी, रिस्क, देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क। जी हाँ बच्चे गौर करें, मैंने क्या बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, हम जब ऑडिट इसका सवाल अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो हमें आईआर, सीआर और डीआर में क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं, अलावा कुछ केसेस के जो मेरे हैंडआउट में आ रहे हैं उनको नोट कर लेंगे आप। देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क ऑफ इंक्रीज वर्कलोड फॉर द फाइनेंस टीम रिजल्टिंग इन कंट्रोल रिस्क फॉर द ऑडिटर लीडिंग टू मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पर आईआर भी आ रहा है और यहां पर सीआर भी आ रहा है। सर सीआर कैसे आ रहा है, जब कंट्रोल नहीं होगा, जब लैक ऑफ कंट्रोल होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑडिट रिस्क के हर पॉइंट को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करना है मेरा बच्चा, लिंक करना है। ये ऑडिट रिस्क के टॉपिक की शान है। आगे चलें जी, इसकी मैंने दी हुई है जनाब ऑल्टरनेटिव ड्राफ्टिंग, ये जुमला भी लिख सकते हैं। देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क ऑफ इंक्रीज वर्कलोड फॉर द फाइनेंस टीम रिजल्टिंग इन कंट्रोल रिस्क as there will be errors within the accounting records by the overworked finance team and there is no supervision from senior management। once again यहां पर वर्ड आ रहा है IR का और once again यहां वर्ड आ रहा है CR का। नोट करते चलें, अपने पास लेक्चर में नोट कर लें, कहीं नोटिंग कर लें, इसी कागज में नोट कर लें जहां जहां IR, CR और DR का वर्ड आ रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर 19 मेरा बच्चा और 20 जो है वो एक ही चीज है, ठीक है। कभी सवाल में 19 भी आ सकता है और कभी सवाल में 20 भी आ सकता है, दोनों बहुत ही आसान है। 19 पढ़ देता हूं। डिफॉल्ट ऑफ मेजर कस्टमर स्लैश रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। हमारा मेजर कस्टमर डिफॉल्ट हो गया, सवाल में लिखा हुआ है योर मेजर कस्टमर इज डिफॉल्टेड, और सवाल में लिखा हुआ है कि पिछले साल के मुकाबले में जो डेटर्स हैं वो बढ़ गए हैं, पिछले साल के मुकाबले में डेटर्स बढ़ गए हैं। क्या लिखा हुआ है, रिसीवेबल बैलेंस इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, और कलेक्शन इन डेज has increased as compared to last year। पिछले साल डेटर्स थे 100, इस साल हो गए 400, बढ़ गए। पिछले साल था टर्नओवर इन डेज 40, इस साल हो गया 190। पिछले साल डेटर्स को कलेक्ट करने में 40 डेज लगते थे, इस बार लगते हैं 190 लेट से। इसका मतलब है उधारी कम हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई। क्या रिस्क है जी, खुद से बताएं मुझे। अगर एडिक्वेट प्रोविजन नहीं किया तो रिस्क ऑफ डेटर्स बीइंग ओवर वैल्यूड। जी हाँ, रिस्क, देयर इज अ रिस्क दैट इफ रिसीवेबल्स आर नॉट रिकवरेबल एंड एडिक्वेट प्रोविजन इज नॉट डन और नॉट मेड then debtors will be overvalued। ठीक है जी। रिस्क के सवाल में जैसे ही आप डेटर्स का पॉइंट देखेंगे, मिसाल देता हूं, सवाल में लिखा हुआ है कंपनी ने सेल को बढ़ाने के लिए अपने क्रेडिट टर्म्स को रिलैक्स कर दिया है एंड नाउ द सीएफओ has made a policy that we will receive the amount in let's say not 40 days but 80 days। इसका मतलब है क्या रिस्क है कि तुम्हारी उधारी बढ़ जाएगी, ये पैसा मिलने वाला नहीं है। वी आर शोइंग द डेटर्स फ्रॉम विच रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, नॉट वी आर रिकॉर्डिंग द रिसीवेबल्स फ्रॉम विच रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर एडिक्वेट प्रोविजन नहीं की तो रिस्क ऑफ डेटर्स बीइंग ओवर वैल्यूड। आगे चलें जी, पॉइंट नंबर 21, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। जी हाँ, ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था आइजा 560 के अंदर, याद करें, ये हमने पढ़ा था आइजा 560 के अंदर, जिसके अंदर 5 प्रैक्टिकल केसेस थे, याद आ रहा है। पहला था डेटर्स, दूसरा था लॉ सूट, तीसरा था आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, फोर्थ था फायर फ्लड और 5वां पॉइंट था तुम्हारे पास इन्वेंट्री। जी हाँ, उसमें याद करें आउट ऑफ कोर्ट में क्या था। आउट ऑफ कोर्ट में क्या था कि अगर बैलेंस शीट डेट पर मैंने 100 रुपए रिकॉर्ड किए हैं, अगर मैंने बैलेंस शीट डेट पर 100 रुपए रिकॉर्ड किए हैं और बैलेंस शीट डेट के बाद अगर मैंने मामला 150 में तय कर लिया या मैंने मामला 70 में तय कर लिया, तो बीइंग एन एडजस्टिंग इवेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। वंस अगेन रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ प्रोविजन और लायबिलिटी बीइंग ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ठीक है, हर पॉइंट को मैं पहले समझा रहा हूं ताकि आपकी लॉजिक डेवलप हो जाए। ठीक है जी, ये पॉइंट्स याद नहीं करने हैं, इतनी बार पढ़ने हैं कि एग्जाम का जो सवाल आएगा, सिनेरियो आएगा, वो आपने हंसते हंसते जाए वो आपने सॉल्व करना है। आए बढ़ते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद कस्टमर स्लैश सप्लायर्स बिफोर और आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। या तो ये सेटलमेंट बैलेंस शीट डेट से पहले हो रही होगी
या तो ये सेटलमेंट बैलेंस शीट डेट से पहले हो रही होगी यहां, या बाद में हो रही होगी। ठीक है जी। क्या रिस्क है जी? देयर इज अ रिस्क दैट रिजल्टिंग प्रोविजन और लायबिलिटी विल बी ओवर और अंडर वैल्यूड। और मैंने बताया था कि प्रोविजन के अंडर ओवर वैल्यूड को आप एक और वर्ड से, एक और ड्राफ्टिंग से रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूं दैट द रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ प्रोविजन, तो उसका मतलब भी यही है कि रिस्क ऑफ बीइंग अंडर और ओवर वैल्यूड। ठीक है, आगे चलें जी। पॉइंट नंबर 22, एक्सेस इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट इन द वेयरहाउस। मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत एक्सेस फिक्स्ड एसेट पड़े हुए हैं। किसी कंपनी में एक्सेस इन्वेंट्री होगी, आपके घर में, मेरे घर में एक्सेस एसेट पड़े हुए होते हैं, फिक्स्ड एसेट भी होते हैं, वो चोरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई घर के 6 अफराद हैं, घर के 8 अफराद हैं। लेकिन एक कंपनी में डिफरेंट बात होती है। एक कंपनी जो कि एक बहुत बड़ा सेटअप है, जहां 1000 एम्प्लॉइज हैं, जहां 500 एम्प्लॉइज हैं, वहां अगर इन्वेंट्री एक्सेस होगी, अगर वहां फिक्स्ड एसेट एक्सेस होंगे, तो रिस्क ऑफ थेफ्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वहां से ड्राइव हो रहा है रिस्क। पढ़ते हैं जी। देयर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज थेफ्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है जी। एसेट की चोरी को थेफ्ट भी कहते हैं, और एसेट की चोरी को, हेरा फेरी को, मिस यूज को हम ऑडिट के टर्म्स में कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये जुमला आइजा 240 में भी कवर हुआ है। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूं। देयर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज थेफ्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ सन्ड्री इनकम। अब देखो पॉइंट कहां से आ रहा है। अगर ये एसेट चोरी ना होता, अगर ये एसेट चोरी ना होता, तो फिर मैं ये एसेट बेच के इनकम कमाता, तो वो इनकम तो मैं नहीं कमाऊंगा, एसेट तो चोरी हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरस्टेट या अंडरस्टेट? अंडरस्टेट। चलें जी। देयर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज थेफ्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ सन्ड्री इनकम लीडिंग टू प्रॉफिट बीइंग अंडरस्टेटेड। यहां ओवरस्टेटमेंट का रिस्क नहीं है। फिर बता रहा हूं, हर जगह ओवर अंडर दोनों नहीं आएंगे। कहीं ओवर अंडर दोनों आएंगे, कहीं सिर्फ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट है और कहीं सिर्फ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट है। जी हाँ, बार बार दोहरा रहा हूं, दिमाग में बैठा दूंगा इंशाल्लाह। नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑडिट इसका सवाल पढ़े। सवाल में लिखा हुआ हमारा पहला साल है। सवाल में लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट। क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों? फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट। ठीक है जी। देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द एरर्स। अगर पहला साल होगा तो क्या होगा? अगर पहला साल होगा तो पिछले साल का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये हमारा पहला साल होगा, हम पहली बार इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे, हम पहली बार अकाउंटिंग सिस्टम समझ रहे होंगे। गलतियां ना पकड़ने का रिस्क कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। चीते हो गए। देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द एरर्स इन द अकाउंट्स बीइंग द फर्स्ट ईयर रिजल्टिंग इन डीआर फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर एज अ टीम इज नॉट फेमिलियर। इसकी मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि डीआर क्यों बढ़ रहा है। एज अ टीम इज नॉट फेमिलियर विद ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस देयर विल बी एन इंक्रीज डिटेक्शन रिस्क ऑन द ऑडिट। एग्जामिनर सवाल पूछता है थ्योरेटिकल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क, तो मुझे पूरी इक्वेशन को समझाना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स। याद आ रहा है? AR इज इक्वल टू ROMM इनटू DR। पॉइंट नंबर 24 बहुत ही सिंपल है। रिस्क का सवाल में लिखा हुआ है एज पर लोकल लॉ और एज पर लोकल रेगुलेशन और एज पर एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फला एक्सपेंस को इस तरह डिस्क्लोज करना है। लायबिलिटी और एक्सपेंसेस और व्हाटएवर इट इज मस्ट बी डिस्क्लोज एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रिस्पेक्टिव लोकल लॉ ऑफ द कंट्री। क्या रिस्क है? जिस तरह डिस्क्लोज करना था उस तरह डिस्क्लोज नहीं किया। प्रॉपर डिस्क्लोजर्स एज पर IFRS और लोकल लॉज आर रिक्वायर्ड इन द अकाउंट्स। क्या रिस्क है? देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट और इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर इन द अकाउंट्स। इस चीज को ऐसे डिस्क्लोज करना है तो रिस्क क्या है कि आपने उसको वैसे डिस्क्लोज नहीं किया। सिंपल है। देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट और इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हजरात, ये हमने मुकम्मल कर लिए 24 पॉइंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड।